अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज तक अभी तक हम पढ़ रहे थे स्टैटिक्स का पोर्शन, जबकि हमारा कोर्स का नाम था बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इसमें 3 पार्ट्स थे, मैंने आपको बताया था। द फर्स्ट वन इज स्टैटिक्स, नाउ वी विल स्टार्ट द मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स पार्ट एंड इन द एंड वी विल स्टार्ट अबाउट द मशीन। तो आज का हमारा लेक्चर इसके इंट्रोडक्शन और इसके कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस के ऊपर है। मेन रेफरेंस हमारा होगा मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स 6th एडिशन बाय फर्डिनेंड टी बियर, ये इसे नॉर्मली बियर एंड जॉनसन की कहते हैं। तो व्हाट इज मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स? वेल, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स इसमें हमें क्या करता है कि ये हमें मुख्तलिफ चीज़ों को एनालाइज करने के बाद करता है कि इसकी स्ट्रेंथ कैसी है, वो परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा, जो भी हमारा स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा। लेट्स सपोज स्ट्रक्चर्स के अंदर हमारे पास सिविल स्ट्रक्चर्स भी आ सकते हैं, जिसमें ब्रिजेस हमारे जो स्ट्रेस है वो विथस्टैंड करेंगे या नहीं, कितनी लोडिंग बर्दाश्त कर सकते हैं, इनके ऊपर बड़े ट्रैक्टर ट्राली चल सकते हैं या नहीं चल सकते, ये कब गिर सकते हैं, क्या इनकी रेजोनेंस होगी। सेम इसी तरह कई दफ़ा हम बात करते हैं अगर हमारे एक्सीडेंट्स होते हैं तो कार जो है हमारी वो कितनी क्या कहते हैं स्ट्रेस और कितना जो हमारा एक्सीडेंट है उसके बाद कितना प्रेशर बर्दाश्त कर सकती है। तो जैसे कि आपको तस्वीरों में नज़र आ रहा है कि पहले हमने एक ब्रिज कोलैप्स का दिखाया हुआ है कि वो जो है अपनी स्ट्रेस लिमिट को क्रॉस कर गया और कोलैप्स हो गया। इसी तरह गाड़ी है और साइकिल है। द साइकिल ये जो साइकिल है मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ मेड ऑफ कार्बन फाइबर और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जबकि गाड़ी की बॉडी जो है वो हमारे पास इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी और उसके अंदर ज़्यादा बड़ा डेंट पड़ा है। सेम प्लास्टिक चेयर्स होती हैं, वो कभी भी टूट जाती हैं, और कुछ चेयर्स ऐसी होती हैं जो सालों साल चलती रहती हैं। तो इससे डिफरेंट चीज़ें हैं और डिफरेंट उनकी स्ट्रेंथ होती है और उनकी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। तो हमने क्या करना होता है मैकेनिकल मटेरियल में एनालाइज करना होता है कि आया ये कितनी चीज़ों तक विथस्टैंड कर सकती हैं। नीचे एक आपको 3D स्ट्रक्चर उनमें स्ट्रेस एनालिसिस दिया हुआ है कि रेड जो दिखा रहा है वहाँ पे आपकी स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। सो बात करते हैं मैकेनिक्स मटेरियल जो है वो बेसिकली एक अप्लाइड मैकेनिक्स की ब्रांच है और ये बिहेवियर्स ऑफ सॉलिड बॉडी सब्जेक्टेड टू वेरियस टाइप्स ऑफ लोडिंग, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कोई भी बॉडी किस तरह बिहेव करेगी जब उसके ऊपर लोडिंग की जाएगी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव स्टडी का जो है कि मैकेनिक्स मटेरियल हमारे पास फ्यूचर इंजीनियरिंग के बारे में, उनके डिज़ाइन के बारे में, उनकी लोडिंग और उनकी बेरिंग स्ट्रक्चर के बारे में मुख्तलिफ चीज़ें बता सकता है। कहता है दोनों चीज़ें होती हैं हमारे पास किसी भी चीज़ को एनालाइज करने के लिए, उसकी स्ट्रेसेस एनालाइज करने के लिए कि उसका डिज़ाइन और उसका स्ट्रक्चर, और हम उसको कैसे एनालाइज करते हैं ये हमें बताता है कि हमारी जो स्ट्रेसेस होंगी वो कितनी होंगी और उनमें डिफॉर्मेशन कितनी होगी। डिफॉर्मेशन कहते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर जब फोर्स लगती है, स्ट्रेस लगती है, तो वो किस तरह अपने आप से अपनी हालत चेंज करता है। तो हमारे पास कई टाइप की स्ट्रेस होती हैं, नॉर्मली हम बात करते हैं। सबसे पहले तो है कंप्रेशन। किसी भी चीज़ को जब हम प्रेस करते हैं, क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं और इधर से भी, किसी भी चीज़ को प्रेस करते हैं तो हमारे पास क्या आती है, कंप्रेशन आती है। ठीक है, ये सिंपल चीज़ें हैं, आपको सिंपल पता होगा। और दूसरी चीज़ है कि अगर टेंशन, किसी भी चीज़ को जब हम खींचने की कोशिश करते हैं, यानी अगर मैं इसको इस तरफ खींचने की कोशिश करूँ और इस तरफ खींचने की कोशिश करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, टेंशन आएगी। तो कंप्रेशन और टेंशन तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दे आर द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फोर्सेज। फिर आती है शेयर। शेयर क्या चीज़ होती है कि अगर मैं किसी भी चीज़ पे फोर्सेस इस तरह लगाऊं कि उन दोनों का एक्सिस डिफरेंट हो, यानी ये मैं इस एक्सिस पे लगा रहा हूँ, ये इस एक्सिस पे, और वो इसको फाड़ दे, जैसे लाइक पेपर को हमने इसको फाड़ दिया है या उन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट थी, तो ऐसी चीज़ को, ऐसी फोर्स को हम कहते हैं शेयर। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बेंडिंग। बेंडिंग हमारे पास है कि कोई भी चीज़ है उससे हमने होल्ड किया हुआ है, लेट सपोज ये पिक्चर है किसी भी, इसको हमने होल्ड किया हुआ है दोनों तरफ से, और इसको मैं फोर्स ऐसी पॉइंट पे लगाता हूँ तो ये इसको ना तोड़ रही है, ना इसको कंप्रेस कर रही है, ना टेंशन दे रही है, बल्कि इसे किसी एक्सिस में बेंड कर रही है। तो ऐसी फोर्स को हम कहते हैं बेंडिंग फोर्स, और इसे बेंडिंग मूवमेंट भी कहते हैं। और टॉर्जन और ट्विस्टिंग भी कह सकते हैं इसे। इसके अंदर क्या है कि कोई भी चीज़ किसी चीज़ को रोटेट कराने की कोशिश करती है, क्या कराने की कोशिश करती है, रोटेट। जैसे हम पेन की कैप खोलते हैं या नीडल की कैप खोलते हैं किसी भी चीज़ को रोटेट करवाने के लिए, तो इसको हम कहते हैं टॉर्जन। तो ये हमारे पास 5 टाइप की नॉर्मली स्ट्रेसेस है। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसको हम स्टैटिक्स का रिव्यू, जो कि हमने अभी रिसेंटली ही ख़त्म किया है स्टैटिक्स, उसकी हम बात करते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम गौर से देखें तो सी पे हमारे पास एक पिन सपोर्ट है, ए पे भी हमारे पास पिन सपोर्ट है, सी से ए का डिस्टेंस जो है वो 60 मिलीमीटर है, डी का डिस्टेंस जो है वो डी जो है डायमीटर ऑफ द रोड है। देखें ये नई चीज़ आई है,
पहले हमें ये नहीं पता होता था कि डायमीटर ऑफ रॉड क्या है और चीज़ें क्या हैं। ये जो ये प्लेट है इसका डायमीटर 15 मिलीमीटर है, ये भी नहीं पता होता था पहले हमें। ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 800 मिलीमीटर है, और बी पे एक फोर्स लग रही है, ये भी पिंक फोर्स है आई थिंक। तो फोर्स लग रही है, बस इस सपोर्ट की हमें ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ जो है सिर्फ इसमें ज्वाइन कर रही है, एक नट लगाया हुआ है ज्वाइन करने के लिए 30 किलो न्यूटन, 30 किलो न्यूटन डाउनवर्ड फोर्स है। अगर हम इसको एनालाइज करें तो बी अगर इसे नीचे खींचेगा तो ए इसे नीचे जाने से रोक रहा है, ऐसे ही है। और सी भी यही काम कर रहा है, लेकिन जो जो बी सी रॉड होगा उसमें हमारे पास टेंशन आएगी, क्योंकि सी जो है वो इसे ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है और बी इसे नीचे जाने के लिए। जबकि ए बी के अंदर हमारे पास कंप्रेशन आएगी, क्योंकि बी भी नीचे लेके जाना चाह रहा है और ए इसे उसी तरफ इस साइड पे फोर्स लगा रहा है ताकि ये नीचे ना जाए और इनके अंदर क्या आएगी, कंप्रेशन आएगी। सो वी विल सी बाय सॉल्विंग इट, so it doesn't मैटर। तो हमारे पास ये है। इसकी अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो फ्री बॉडी डायग्राम में हमारे पास जो बी है, बी के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लग रही है 30 किलो न्यूटन, सॉरी ये मेरी तस्वीर की वजह से यहाँ पे आपको नजर नहीं आ, बट इज जस्ट 30 डाउनवर्ड। ए पे हमारे पास पिंच फोर्स है, तो ए पे हमारे पास ए एक्स के अंदर फोर्स लग रही होगी जिसे हम ए एक्स कहेंगे, और एक ए वाई के अंदर। ठीक है। अगेन वही बात कि एरो की डायरेक्शन डजेंट मैटर। अगर एरो जो है वो आपका ऊपर या नीचे या आगे या पीछे किसी भी डायरेक्शन में है तो वो आपकी कैलकुलेशन में नेगेटिव साइन शो करेगा कि आपका एरो की डायरेक्शन गलत है। तो इस वक्त हमने ए वाई ऊपर शो करवाया और ए एक्स इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन शो करवाया। इसी तरह सी पे हमने सी एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में शो करवाया और सी वाई ऊपर शो करवाया। तो अभी हमने इनके डायमीटर्स और ये जो इसका एरिया है इसकी कोई बात नहीं, क्यों हम सिंपल इसे स्टैटिक्स प्रॉब्लम की तरह सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्टैटिक प्रॉब्लम में क्या करते थे हम, फर्स्ट वी हैव टू ड्रैग अ मोमेंट ऑन सी, ताकि सी वाई और सी एक्स दोनों जीरो हो जाएं। जिस चीज़ पे मूवमेंट लेते थे वो जीरो हो जाते थे। अब अगर आपने स्टैटिक सही तरह नहीं किया, उसको देख के आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की, तो ये आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होगा। सो सी एक्स और सी वाई जीरो हो गए। देन ए वाई का मूवमेंट सी के साथ नहीं हो सकता, बिकॉज ए वाई की जो लाइन ऑफ एक्शन है, अगर आप मेरे कर्सर को देखें, वो सी में से पास करके इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। सो ए वाई इंटू जीरो, देयर इज नो ए वाई मोमेंट ऑन सी। ए एक्स, दिस वन ए एक्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 0.6, सो ए एक्स मल्टीप्लाई बाय 0.6, और ये किस में होगा, दैट इज पॉजिटिव, बिकॉज ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ए एक्स जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवा रहा है। इसी तरह बी है, बी का मोमेंट कितना होगा, बी है 30 किलो न्यूटन और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दिस वन, दैट इज 0.8। सो बी इंटू 0.8, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसलिए नेगेटिव होगा। सो ए एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाती है 40 किलो। क्लियर है यहाँ तक। तो ए एक्स आ गया। ए इसी तरह हम समेशन एफ एक्स लेते हैं। समेशन एफ एक्स कौन कौन से हैं हमारे पास, ए एक्स इस डायरेक्शन में है, ए सी एक्स इस डायरेक्शन में, क्लियर है, सी एक्स इस डायरेक्शन में। तो यहाँ तक हमारे पास क्या आ जाता है, सी एक्स प्लस ए एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ से सी एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ए एक्स, एंड सी एक्स की वैल्यू जो आ जाती है -40 किलोमीटर आ जाती है। इससे पता चलता है कि हमने सी एक्स का जो एरो है वो गलत लगाया हुआ है, इसका एरो दूसरी साइड पर होना चाहिए। इसका मतलब है ये टेंशन क्रिएट कर रहा है, ना कि कंप्रेशन। एफ वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस सी वाई माइनस 30 किलो न्यूटन, क्योंकि ए वाई और सी वाई दोनों अपवर्ड हैं और बी जो है वो डाउनवर्ड है, तो -30 एंड ए वाई प्लस सी वाई। सो ए वाई प्लस सी वाई इज इक्वल टू 30 किलो न्यूटन। यहाँ तक हमारे पास ये फोर्स आ जाती है। क्लियर है। ओके, तो लास्ट स्लाइड में हमारे पास ए वाई एंड सी वाई इज इक्वल टू 30 आ गया था। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, अब हम अगेन मूवमेंट लगाते हैं, मूवमेंट एट पॉइंट बी। अगर हम मूवमेंट एट पॉइंट बी लें तो बी के अंदर से जो भी फोर्सेस जा रही होंगी, बी एक्स बी वाई बी वट एवर यू वांट से, उनका मूवमेंट ज़ीरो हो जाएगा। और ए वाई इंटू 0.8, बिकॉज बी के मूवमेंट है ही ज़ीरो। समेशन एम बी इज इक्वल टू ज़ीरो। ए वाई के अलावा और किसी का मूवमेंट डी के साथ आ ही नहीं रहा, क्योंकि ऊपर वाले को हमने डिटैच कर लिया है इससे, और सिर्फ हम नीचे वाले रोड को कंसीडर कर रहे हैं, ऊपर वाली रोड को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। हम टोटल फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बना रहे, बल्कि सिर्फ इस पोर्शन को कर रहे हैं, क्योंकि अगर अटैच रहेगा तो हमारे पास ये जो बी है ये तो फिक्स पॉइंट है, इसके ऊपर कोई मूवमेंट नहीं आएगा। तो हमने सी वाई और सी एक्स को भी एज बी वाई एंड डी एक्स इधर शो कर लिया है, और हम इसके बाद ए एक्स और ए वाई का मूवमेंट इस पर लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बी एक्स बी वाई और बी जो है वो टोटल ज़ीरो हो गए।
और ए वाई मल्टीप्लाई बाई 0.8 इज इक्वल टू 0। सो ए वाई 0 आ गया और सी वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी अगर हम पिछली इक्वेशन में पुट करेंगे जो कि ये थी, तो वो हमारे पास क्या थी, सी वाई प्लस ए वाई इज इक्वल टू 0। तो सी वाई इज इक्वल टू माइनस ए वाई, सी वाई इज इक्वल टू 30। तो वही गॉट सी वाई इज इक्वल टू 30 किलो न्यूटन। नाउ इस ये रॉड हमारे पास ए बी था और ये रॉड हमारे पास बी सी था। अगर हम फोर्स इन ए बी निकालते हैं तो हमारे पास ए एक्स प्लस ए वाई स्केयर होल अंडर रूट, यानी इसका रिजल्टर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 30 किलो न्यूटन। इसी तरह एफ बी सी अगर हम इसका रिजल्टर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 50 किलो न्यूटन। तो हमारे दोनों रॉड्स के अंदर जो हमारे पास फोर्सेज हैं वो फाइंड आउट हो गई हैं। तो फोर्सेज फाइंड आउट हो गई हैं, तो अब हम इससे आगे की बात करते हैं। अभी तक हमारा स्टैटिक पोर्शन था। अब हमें ये देखना है कि आया ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये अप्लाइड लोड के साथ विथस्टैंड कर भी सकता है या नहीं कर सकता। तो हम स्ट्रक्चर एनालिसिस से हमने निकाल लिया कि हमारे पास एफ ए बी जो वैल्यू थी वो 40 किलो न्यूटन थी, लेकिन वो दोनों क्या थी, कंप्रेशन की थी। और एफ बी सी जो थी वो 50 किलो न्यूटन थी और वो दोनों एक दूसरे से अपार्ट जा रही थी, तो वो टेंशन थी। तो स्ट्रेस इन पार्ट बी सी की बात करते हैं। जो नीचे वाला हमारा पार्ट था बी सी, पी ओवर सॉरी ऊपर वाला जो पार्ट था बी सी, फोर्स ओवर एरिया इज इक्वल टू जो भी आंसर आता है। तो फोर्स हमारे पास बी सी कंपोनेंट में 50 थी। एरिया का फॉर्मूला हमारे पास होता है, अगर राउंड शेप हो तो पाई डी स्क्वेयर बाय 4। डी की वैल्यू 30 मिलीमीटर गिवन है, उसको वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 159 मेगा पास्कल। अब हमने सिर्फ बी सी को ही क्यों किया, हमने एफ ए बी को क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर एक ही मटेरियल का बना होगा। फोर्सेस किसकी ज़्यादा बढ़ी हैं, बी सी की। तो अगर वो 50 किलो न्यूटन को होल्ड कर सकता है तो 40 को तो ऑटोमेटिकली कर सकता होगा। तो बी सी के लिहाज से हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास स्ट्रेस जो बेयरेबल स्ट्रेस आती है वो इसकी आती है 159 मेगा पास्कल। जबकि स्टील का अगर ये स्ट्रक्चर हो तो स्टील की जो स्ट्रेस जो अलाउबल करता है, यानी स्टील की ब्रेकेज जो होती है वो 165 मेगापास्कल के बाद होती है। तो हमारे पास ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये विथस्टैंड कर जाएगा। तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस। इसके लिए हम क्या कहते हैं, जो हमारे पास अलाउबल स्ट्रेसेस होती हैं नॉर्मली हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होती हैं, या हमें क्या करना होता है, हमारे पास टेबल होते हैं जिससे हम ये फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है। तो हम मैक्सिमम स्ट्रेस की तरफ जाते हैं कि अगर मैक्सिमम वाली को होल्ड कर लेगा तो मिनिमम को कर ही लेगा। क्लियर है जी। ओके। तो अब हम दोबारा उसी की बात करते हैं कि अगर हम इसको डिज़ाइन करते हैं इसी सेम स्ट्रक्चर को एल्यूमिनियम के ऊपर, कहता है डिज़ाइन ऑफ अ न्यू स्ट्रक्चर रिक्वायर सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट मटेरियल्स एंड कंपोनेंट डायमेंशन टू मीट परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। अब वो कहता है एल्यूमिनियम को यूज़ किया गया, कंस्ट्रक्ट करनी है एक रॉड, ठीक है। अलाउेबल स्ट्रेस जो है हमारे पास 100 मेगा पास्कल, यानी एल्यूमिनियम हल्का मटेरियल होता है स्टील से, तो इसमें उसकी स्ट्रेस जो है वो 100 मेगा पास्कल है। और जो फोर्स लग रही है पी जो है वो 50 किलो न्यूटन है। तो आपने रॉड का डायमीटर बताना है कि रॉड का डायमीटर कितना हो। अब सिर्फ रॉड का क्यों पूछा, क्योंकि हमें पता था कि ऊपर वाले कंपोनेंट के अंदर स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा आ रही है। अगर रॉड का डायमीटर कितना होना चाहिए कि ये स्ट्रेस होल्ड कर ले। तो क्या करेंगे जी, हमारे पास अलाउेबल स्ट्रेस होनी चाहिए। स्ट्रेस का फॉर्मूला सिंपल है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो पी ओवर ए, अगर हमारे पास ए की वैल्यू नहीं पता क्योंकि एरिया तो उसने पूछा हुआ है, एरिया से डायमीटर निकलेगा, तो ए हम इस तरफ ले जाएंगे, ए हम इस तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास ए इज इक्वल टू पी ओवर अलाउबल स्ट्रेस आ जाएगा। पी की वैल्यू उसने दी है 50 किलो न्यूटन, दैट इज 50 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ न्यूटन डिवाइडेड बाय 100 मेगा पास्कल। मेगा जो यूनिट होता है 10⁻⁶ होता है, तो 100 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ पास्कल। तो यहाँ से हमारे पास एरिया आ जाता है 500 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वेयर। एरिया का फार्मूला है पाई डी स्क्वेयर बाई 4। इस फार्मूले को हम रीअरेंज करेंगे तो डी इज इक्वल टू 4a ओवर पाई अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई बाई 500। एरिया की वैल्यू लगाएंगे तो हमारे पास डायमीटर की वैल्यू आ जाती है 25.2 मिलीमीटर। यानी अगर एलुमिनियम होगा और स्ट्रेस भी कम होगी अलाउबल, तो हमारा जो डायमीटर है वो कम हो गया, 30 से लेकर 25.2 पे चला गया। क्लियर है ये बात। तो आगे चलते हैं। तो कहता है एक्सियल लोडिंग। एक्सियल लोडिंग वो होती है किसी भी एक्सिस पे जो लोडिंग हो उसे हम एक्सियल लोडिंग कहते हैं, हम नॉर्मल स्ट्रेस भी कहते हैं। कहता है अगर कोई भी फोर्स एक्ट कर रही है किसी रॉड पे उसके एक्सिस के अंदर, जैसे अगर ये हमारे पास कोई चीज़ है और ये रॉड है और ये इसका एक्सिस है पर्पल वाला और इसी पे फोर्स एक्ट कर रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये इस पे एक्सियल लोडिंग होगी। क्या होगी जी, एक्सियल लोडिंग होगी। और जो स्ट्रेस होगी वो क्या होगी, उसके परपेंडिकुलर होगी। क्लियर है। जैसे पी
दोनों पे फोर्सेस लग रही हैं, और ये हमारा ए जो है हमारा उसका प्लेन था। द कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस इज परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेन। तो एरिया जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया जो है इसका ए है, तो हमारी जो स्ट्रेस होगी वो पी की डायरेक्शन में होगी। सो स्ट्रेस एवरेज इज इक्वल टू पी ओवर ए। सिंपल है कि फोर्स इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन यहाँ पे एरिया कौन सा लेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे परपेंडिकुलर टू द फोर्स लगेगी। अगर फोर्स परपेंडिकुलर ना हो किसी एंगल पे हो तो फिर हम उसके कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। सो एफ सिग्मा इज इक्वल टू पी ओवर ए एक्सियल लोडिंग के अंदर। इसी तरह ये हमने इसका एक 3D एमुलेटर के ऊपर बनाया हुआ है कि अगर स्ट्रेस हमारे पास एक्सियल लोडिंग होगी और किसी भी चीज़ को हम खींच रहे होंगे, जैसे रबड़ को आप खींचते हैं, तो अगर यूनिफॉर्म लोडिंग होगी तो उसकी जो शेप होगी डिफॉर्म होने के बाद भी यूनिफॉर्म ही रहेगी। सेंट्रिक एंड डिसेंट्रिक लोडिंग, अगर हमारे पास जो पी फोर्स है वो सेंटर पे लग रही है तो इसे हम कहेंगे सेंट्रिक लोडिंग, और जो पी जो है वो एक तरफ से भी लग सकती है। ये हमारे पास यूनिफॉर्म लोडिंग है, ऊपर जो दिखाई दी है कि यूनिफॉर्म है और पूरे की पूरी सरफेस पे लग रही है, बट उनका सेंटर जो होगा वो सेम रहेगा। सेंटर लोडिंग के टाइप दिखाएंगे। और ये हमारे पास वेरिएबल लोड है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास लोड जो है वो ऊपर से वेरिएबल वेरी कर रहा है, लेकिन जो पी है हमारे पास उसका मेन पोर्शन जो सेंटर पर लग रहा है। तो ये सारी जो टाइप्स हैं ये सेंट्रिक लोडिंग की हैं। इसेंट्रिक लोडिंग होती है जब आपका कोई भी चीज़ सेंटर से थोड़ा सा साइड पे हो, तो वो आपका मूवमेंट क्रिएट करती है। क्या करती है, मूवमेंट क्रिएट करती है। यहाँ पे आपका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो थोड़ा सा साइड पे दिया और उसका डिस्टेंस डी भी है। इसी तरह यहाँ पे पी जो लग रही है वो दूसरे पी के साथ एक मूवमेंट भी क्रिएट कर रही है। तो जब भी हमारे पास लोडिंग सेंटर में नहीं होगी हमारे पास मूवमेंट आएगा, बेंडिंग मूवमेंट आएगा। शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस के बारे में भी बात की थी हमने जब कागज़ पढ़ा था कि इंटरनल फोर्सेस प्रोड्यूस ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसवर्स फोर्स एट अ प्लेन आर कॉल्ड शेयर स्ट्रेस। कि आपने किसी भी प्लेन के एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफर एट अ प्लेन आर कॉल्ड शेयर स्ट्रेस, कि किसी भी प्लेन के ऊपर जब हम ट्रांसफर फोर्सेस लगाते हैं यानी ऑपोजिट फोर्सेस लगाते हैं और इक्वल हो या ना हो, इट डजंट मैटर, तो इसको हम क्या कहते हैं, शेयर फोर्सेस कहते हैं। और इसकी जब जो स्ट्रेस क्रिएट होगी वो शेयर स्ट्रेस क्रिएट कहलाएगी। लेट सपोज ये हमारे पास एक रॉड है, यहाँ पे हमने फोर्स लगाई और यहाँ पे फोर्स लगाई। अगर ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते तो कंप्रेशन होता, पर ये आमने सामने नहीं है, इनका प्लेन थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये क्या करना चाहेंगे, ये इसे सी के अलोंग कट करने की कोशिश करेंगे। जो पी चाहेगा वो इस तरफ निकल जाए और ये वाला पी डैश चाहेगा ये ऊपर निकल जाए। अल्टीमेटली क्या होगा कि एक ना एक कट कर देगा और हमारे पास सिर्फ एक पोर्शन बचेगा। इसे हम कहते हैं शेयर। शेयर का लफ्जी मतलब चीरना होता है, तो इसलिए हम इसे शेयर स्ट्रेस भी कहते हैं। और शेयर स्ट्रेस के एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा हैं। लेट सपोज इस वीडियो के अंदर अगर हम देखते हैं, तो ये वीडियो नहीं चल रहा, यू कैन, मैं आपको इसको दोबारा वो कर दूंगा। इसमें सिर्फ एक फाइटर जो है वो आपको ईंटें तोड़ते हुए दिखाया गया है कि शेयर स्ट्रेस की मदद से वो ईंटें कैसे तोड़ता है। इसी तरह अगर हम इसमें बात करते हैं जो नट एंड बोल्ट है हमारे, तो ये नट एंड बोल्ट के ऊपर जब भी हम कोई चीज़ टाइट करते हैं नट एंड बोल्ट को, तो वो दो चीज़ों को होल्ड करने के लिए यूज़ करता है। तो वो होल्ड जो कर रहा होता है, असल में अगर वो ऊपर नीचे चीज़ें तो वो उसे तोड़ने की कोशिश करेंगे। ये जो पार्ट है ब्लैक वाला, ये इस शेयर स्ट्रेस को बियर कर रहा है। ये वाला फोर्स इसे इस तरफ लगा रही है, ये वाली इसे इस तरफ लगा रही है। ये इसकी डायग्राम दिखाई गई है, एफ एंड एफ डैश। असल में वो उसे ई एंड ई डैश के ऊपर क्या करना चाह रहे हैं, शेयर करना चाह रहे हैं, जिसमें अगर नट पुराना हो जाए तो वो कामयाब भी हो सकते हैं और नट हमारा टूट जाता है। इसी तरह अगर डबल हेक्सागोनल नेट होंगे हमारे पास, दो चीज़ें हमने लगाएंगे, तो हमारे पास फोर्स जो है वो ए एंड बी के ऊपर, के एल और के डैश एल डैश के ऊपर हमारे पास क्या कर रहा है, वो उसे शेयर स्ट्रेस डबल आ रहा है। यानी के डैश प्लेन के ऊपर भी कट करने की कोशिश कर रहा है, एल एंड एल डैश प्लेन के ऊपर भी कट करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि के डैश प्लेन के ऊपर जो हमारी फोर्स है, अगर हम इस वाले पोर्शन को देखें, एच जे पोर्शन को, ये वाली फोर्स जो है वो ऊपर वाले के साथ शेयर स्ट्रेस बना रही है, ठीक है, एफ सी के साथ। और अगर हम इस नीचे वाले पोर्शन को देखें तो यहाँ पे ये नीचे वाले के साथ शेयर स्ट्रेस बना रही है। इन द एंड नट को ये दो जगहों से तोड़ने की कोशिश करना चाह रही है, जो कि हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि दिस इज ओवर शेयर स्ट्रेस। बियरिंग स्ट्रेस होती है हमारे पास कनेक्शंस के अंदर, जब भी हम नट बोल्ट लगाते हैं, रिवेट्स लगाते हैं, पिन लगाते हैं, पिन स्पोर्ट्स की जैसे बात करें, तो क्रिएट स्ट्रेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और बेयरिंग सरफेस, कि जहाँ पे इनका टच किया जाता है वहीं पे इनके पास जो होती है वो शेयर स्ट्रेस लगती है। इसे हम कहते हैं बेयरिंग स्ट्रेस। लेट सपोज हमारे पास कोई प्लेट है, उसका एक हमने होल्ड किया, उसका डायमीटर डी है और उस प्लेट की थिकनेस टी है। तो जब ये नट इसके अंदर लगेगा तो ये जो डायमीटर और थिकनेस ऑफ द प्लेट्स हैं, बिकॉज इन्हीं जितना डायमीटर होगा और जितनी थिकनेस होगी वही उसके साथ टच कर रहा है,
और जितना एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा, जो स्ट्रेस होगी वो एज यू नो फोर्स ओवर एरिया होती है, तो यहाँ पे स्ट्रेस जो होगी वो सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंडेंट होगी, जो कि हम dt से निकाल सकते हैं। क्लियर है?